तो ये पहली क्लास है हिस्ट्री की। तो देखिए, इतिहास को सामान्य तौर पर पढ़ने की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। एक जिसे हम बोलते हैं प्राचीन इतिहास, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालिक इतिहास, यानी उसे बोला जाता है मध्यकाल। और तीसरा बोला जाता है आधुनिक इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का मतलब हो गया कि जब से मानव जाति की शुरुआत हुई, जब से मानव की उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति से लेकर के और कहाँ तक आपका, उस उत्पत्ति से लेकर के मानव उत्पत्ति से लेकर के और इस्लाम के उदय तक, इस्लाम के उदय तक। और मध्यकाल जो है वो शुरुआत हो गई इस्लाम के उदय से, इस्लाम का उदय। और यहाँ से इस्लाम के उदय से लेकर के कहाँ तक आपका, यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक, जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है वहाँ तक। ठीक है, तो इस्लाम के उदय से लेकर के यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और आधुनिक इतिहास की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो सेम यहीं से, जब विदेशी कंपनी यहाँ पर आई, यानी यूरोपीय कंपनी यहाँ पर आई, वहाँ से लेकर के और फाइनली आज़ादी तक, आज़ादी। ठीक है, जब से विदेशी कंपनी भारत में आई, पुर्तगाल आए, अंग्रेज़ आए, डच आए, वो सब लोग आए, और वहाँ से लेकर के आज़ादी तक। तो ये 3 भागों में हम इतिहास को बांटते हैं। सामान्य तौर पे मानव उत्पत्ति से लेकर इस्लाम के उदय तक प्राचीन इतिहास है। मध्यकाल मतलब इस्लाम का उदय और यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक। कुछ किताबें क्या करती है, मध्यकाल को मानती है, इस्लाम का उदय हुआ वहाँ से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी 1707 तक। तो कुल मिला के इतिहास में 3 भाग हैं, और मुझे जो शुरू करना है, मुझे शुरू करना है ये वाला भाग, यानी पहला भाग, और वो है आधुनिक इतिहास। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से। एंशिएंट और मिडविल मॉडर्न में पढ़ानी शुरू कर रहा हूँ। आप में से कोई जीएस जल्दी इस कंप्लीट करना चाहता है तो अपनी जो नालंदा एजुकेशन ऐप है उस पर मैं मध्यकाल अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो मध्यकाल ऑनलाइन चल रहा है, आप उसे देख सकते हो, उस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वो तब करना जब तुम्हें ये अच्छा लगे, ये सही लगे तो उसको कर लेना। तो उससे क्या होगा ना, एक आध क्लास आपकी ये चलती रहेगी ऑफलाइन, बाकी कुछ क्लास आप ऑनलाइन देखते रहना, तो जीएस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। प्राचीन इतिहास मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। लगभग कितनी क्लासें हैं एंशिएंट हिस्ट्री की जो ऑनलाइन पढ़ी हुई हैं ऐप पर? लगभग 31 है, 12 टोटल क्लासें मान के चलना, 43 या 45 क्लास है, जिसमें मैंने पूरा प्राचीन भारत का इतिहास करवाया है और साथ ही साथ आपका दक्षिण भारत का इतिहास भी कंप्लीट करवाया है। सबसे टफ इतिहास का जो भाग है वो यही है, क्योंकि इसमें आपने वो वंश पढ़ने हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, पूरी शुरुआत करके पाषाण काल हो गया, हड़प्पा काल हो गया, फिर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, वो सब पढ़ने। मौर्योत्तर काल में कई सारे वंश होंगे जिन जिनका आगमन हुआ, आक्रमण हुआ, जैसे हिंदी यवन हुए, शक हुए, कुषाण हुए, पार्थियन हुए, वो सब। तो ये थोड़ा मुश्किल है। फिर ठीक है, उसके बाद मध्यकाल इंटरेस्टेड है, ये मैं सुबह पढ़ा रहा हूँ अभी 8 से 9 वाले बैच में, और अब मैं इसमें शुरू कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। टोटल मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल 100 क्लास होंगी, कम से कम 100 क्लास से, जिसमें इतिहास पूरा कंप्लीट होगा। तो अभी मॉडर्न
बेहतर तरीके से पढ़ो आप यहाँ पर, और जब मजा आने लगे आधुनिक इतिहास में तो आप ऑनलाइन प्राचीन इतिहास और मध्यकालिक इतिहास जो है वो आप कर लेना और उसे घर पे कंप्लीट कर लेना। ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे लेक्चर हैं, 30 35 40 मिनट का एक लेक्चर होता है, वो आपने देख लिया, नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से और आराम से देख लिया, उसको कर लिया। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो जीएस में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, पता है आपको, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, नोट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये लिखवाऊं, लिखवाने में बड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत समय कट जाएगा, तो नोट्स दे दूंगा, वो ज़्यादा सही है। यहाँ समझा दूंगा, बाकी सब चीज़ें ज़्यादातर नोट्स में होंगी आपके। इस तरीके की सीट मैं आपको दूंगा, यही सीट दूंगा, ऐसी सीट। तो इस सीट में क्या होगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, साइड में खाली है, तो इस पर आप अपना नोट करते रहना। जो चीज़ मैं स्पेशल लिखवाऊँ या कुछ भी बात बताऊँ वो आप यहाँ पे नोट करते रहना, यहाँ लिखते रहना, और बाकी इसको आप घर से पढ़ लेना। और इसी के साथ में मैं क्या करूँगा, लास्ट में इसमें मैं क्वेश्चन लगवा देता हूँ। ये क्वेश्चंस लगे हुए होते हैं, सीट कंप्लीट हो गई, क्वेश्चंस आपने लगा लिए, काम खत्म हो गया। तो 5-6 सीट में कंप्लीट हो जाएगी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो, जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इस मॉडर्न हिस्ट्री को भी 2 भागों में बांटा जाता है, इसे भी 2 भागों में तोड़ा जाता है। एक तो काल है आपका जब से यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, वहां से लेकर के यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, या इसे मैं भाग फर्स्ट करके डाल देता हूं, भाग फर्स्ट। और ये भाग फर्स्ट कहां से है, ये है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, आगमन से लेकर के, जब से यूरोपीय कंपनी भारत में आई तब से लेकर के 1885 तक, ये भाग फर्स्ट है आधुनिक भारत में। यानी अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में कब हो गया, 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया है, 1498 से लेकर के 1885 तक, कांग्रेस की स्थापना तक। ये मैं अपनी दृष्टि से बता रहा हूं, पढ़ाने की दृष्टि से। ये भाग 1 है। और दूसरा है भाग 2। भाग 2 कहां से हो गया, ये हो गया 1885 से लेकर के 1947। ये तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। एक 1498 से लेकर के शुरू करेंगे वहां से, और 1885 तक। मेन जो है मॉडर्न हिस्ट्री वो ये है। 1885 इसलिए क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेन जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है वो होती है 1885 से, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई। तो वहीं से शुरुआत हुई ना, कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर आगे स्वदेशी आंदोलन, फिर विभाजन हुआ, फिर गांधी जी का आगमन हुआ, फिर कैसे कैसे आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड, काकोरी कांड, वो सब चीज़ें, वो सब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले भाग 1 कंप्लीट करेंगे और फिर भाग शुरू करेंगे भाग 2 की। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा रुझान जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रति आपका बन जाए, तो उसके लिए मैं आज शुरू कर रहा हूँ, जो कि एक फाउंडेशन क्लास होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप समझ लो कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ। तो पहला चैप्टर जो मैं शुरू करूँगा वो शुरू करूँगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब कम से कम ये भी पता होना चाहिए कि यार आधों को तो अभी आपसे 12th करके आए होंगे, उनको बेचारों को ये भी नहीं पता होगा कि यूरोप है किधर, ठीक है। नाम तो सुना होगा, लेकिन अगर देशों के बारे में बात आ जाए तो उनको ये नहीं पता होगा कि हाँ कौन सा यूरोप का देश कहाँ पर है। मैं जल्द ही एक बैच में मैपिंग शुरू करूँगा किसी ना किसी में, ठीक है। मैं मैपिंग जब पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी में, तो उसमें मैं पूरा बर्ड मैप आपको पढ़ाता हूँ एक एक करके, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऐसे करके पूरा पढ़ाऊँगा। तो वहाँ क्या होता है ना, 15 से 20 क्लासों में आपके अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाती है कि आप विश्व का मैप बना लोगे और सब देश जितने भी हैं वो सब भर लोगे। उतनी क्षमता आपके पास आ जाएगी 10 से 12 दिन में। आप में से कितने लोग हैं जो बर्ड मैप बना सकते हैं और जितने देश हैं वो लगभग भर सकते हैं? हाथ उठाओ, ठीक है। और गर्ल्स में
वही हो ना, मैपिंग पढ़ रखी है जिन लोगों ने, ठीक है। नदी वगैरह भी भर दोगे, ठीक है। तो देखो सामान्य तौर पर ये स्थिति है विश्व की, और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये है नॉर्थ अमेरिका, इसे कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये महाद्वीप है एक। ये वाला नीचे वाला जो है ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये महाद्वीप है। तो इस महाद्वीप में कई सारे देश हैं, सेम वैसे ही वहाँ यहाँ पर। ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है अफ्रीका। और ये वाला जो है ना ये है यूरोप। और यहाँ पर ये वाला भाग जो है यहाँ से इधर ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से इधर वाला भाग जो है ये है एशिया। और एशिया में हमारा जो देश है वो है ये देश, ये है हमारा देश, ये है। सामान्य तौर पर यूरोप का मतलब क्या हुआ, तो यूरोप का मतलब हो गया ये वाला क्षेत्र, ये भूमध्य सागर हो गया। इधर ये वाला पूरा भाग जो है ये आपका ये है यूरोप, ये है यूरोप। यहाँ पर ये है भूमध्य सागर, और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना ये वाला भाग, ये है इटली, ये इटली है। थोड़ी सी चीज़ें बेसिक सी अभी फिलहाल जान लीजिए, ये इटली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रमुख देश है जिसका नाम है पुर्तगाल, ये इसका नाम है पुर्तगाल। और यहीं पर इसी के पास एक देश है, नाम है स्पेन, स्पेन के साइड में फ्रांस। यानी ये वाला जो देश है आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला ये है पुर्तगाल, ये है पुर्तगाल, और ये हो गया स्पेन। ये कौन सा हो गया ये वाला, ये हो गया इटली, ये इटली। अब देखो इटली में एक बड़ा, इटली जो इटली है, इटली की सामान्य तौर पर मैं आपसे कहूँ राजधानी क्या है, तो क्या है राजधानी, रोम है। तो देखो जो रोम राजधानी है ना, रोम पहले एक रोम में साम्राज्य हुआ करता था, बहुत प्रमुख साम्राज्य था यहाँ का रोमन साम्राज्य। और ये जो रोमन साम्राज्य था ना ये बड़ा व्यापक था, यानी पूरे यूरोप में यही रोमन साम्राज्य चलता था। सामान्य तौर पे जिस समय पर यहाँ पर रोमन साम्राज्य था उस समय पर इस साम्राज्य के लोग भारत जैसे देशों से काफ़ी सारी वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे, यानी बहुत सारा सामान वो इंडिया से मंगाते थे। अब इंडिया से सामान अगर यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके कितने रास्ते बन रहे हैं, देखो उसका पहला रास्ता तो आपका एक तो ये बन रहा है कि यहाँ से यहाँ पर जाएं और यहाँ से जा कर के यहाँ से सीधा और यहाँ ऊपर निकल जाएं, एक रास्ता तो ये बन रहा है। सामान्य तौर पर ये वाला जो रास्ता बन रहा है ये रास्ता है फारस की खाड़ी वाला रास्ता। क्यों है फारस की खाड़ी वाला रास्ता, तो देखो ये है, आपको मैं थोड़ा सा इधर समझाता हूँ। ये है भारत, ये है भारत, भारत के इधर देखोगे तो ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान के आगे देखोगे तो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के आगे देखोगे तो ये है ईरान, और ईरान के आगे देखोगे आप, ईरान के आगे देखोगे तो यहाँ पर है ये इराक, और यहाँ पर है ये सऊदी अरब। समझिए ये वाला भाग है सऊदी वाला, ये है सऊदी अरब, इसे अरब प्रायद्वीप कहा जाता है, अरब पेनिसुला सऊदी। और ये वाला भाग है ईरान, और ये वाला भाग है इराक, और ये है अफगानिस्तान, और ये है पाकिस्तान, और ये है भारत। यानी भारत से आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, उधर से ईरान, उधर से इराक, सऊदी अरब, ये। तो मैं अब आपसे कह रहा हूं कि एक रास्ता जो था उस समय पर वो रास्ता था ये वाला रास्ता। ये वाला रास्ता मतलब यहां से सीधा यहां जाओ, और ये सऊदी अरब है, ये सऊदी है, सऊदी। और ये क्या है, ये है ईरान। तो एक्चुअली ईरान के नीचे जो ये खाड़ी है ना, ये वाली खाड़ी ईरान के नीचे, इसी का नाम है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। आपको शायद पता होगा कि ईरान में जिस धर्म का उदय हुआ था उस धर्म का नाम था पारसी धर्म, पारसी। और वही शब्द
पारसी का ही जो शब्द है उसी से निकला हुआ शब्द है ये फारस। इसे बोलते हैं वैसे पर्सियन गल्फ, इसे पर्सियन गल्फ बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं फारस की खाड़ी। तो ईरान के नीचे जो खाड़ी है उसका नाम है फारस की खाड़ी। तो एक रास्ता क्या होता था, एक रास्ता होता था यहाँ से आप सीधा जहाज में बैठो और बैठने के बाद इधर से जहाज लेके जाओ फारस की खाड़ी से, यहाँ जहाज छोड़ दो और उसके बाद आगे चले जाओ। एक रास्ता तो माल जो जाता था वो इस रास्ते से जाता था, और एक दूसरा रास्ता था ये वाला, यहां से जाओ सऊदी अरब के नीचे से घूम के, यहां से निकल के और यहां से सीधा ऐसे चले जाओ। एक दूसरा रास्ता था ये वाला। लेकिन इस रास्ते को मैं आपको समझाता हूं यहां पर क्या है। यहां पर आप देखोगे, यहां पर है अफ्रीका, ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका में क्या है ना, यहां पर ये लाल सागर है, एक सागर है ये यहां पर सऊदी अरब और अफ्रीका के बीच में, ठीक है, और इसका नाम है आपका लाल सागर, लाल सागर। तो एक दूसरा वाला रास्ता जो था वो था लाल सागर वाला रास्ता, यानी यहां से जहाज को लेके जाओ और यहां से लाल सागर में। इस रास्ते को मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये है लाल सागर, ये यहाँ पर ये है लाल सागर। लाल सागर किस किस के बीच में, सऊदी और अफ्रीका के बीच में। और ये कौन सा सागर है, ये वाला यहाँ पर जो सागर है ये वाला, ये है भूमध्य सागर। और मैं आपको बता दूं इन दोनों को ही जोड़ती है सुएज नहर। जो सुएज नहर जोड़ती है ना, वो जोड़ती है लाल सागर को और भूमध्य सागर को। तो प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य से भारत को जोड़ने वाले दो सबसे प्रमुख रास्ते थे। एक रास्ता था जो यहां से होकर के फारस की खाड़ी से होता हुआ जाता था रोम, और एक दूसरा रास्ता था जो यहां से होके सऊदी के नीचे लाल सागर, लाल सागर से सुएज नहर और सुएज नहर से भूमध्य सागर और फिर रोम। ये दो रास्ते थे उस समय जिससे व्यापार होता था। एक तीसरा रास्ता और आप कह सकते हो कि यहां से भारत से सीधा ऊपर जाओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान और ये ऊपर वाला भाग। इस वाले रास्ते का कोई खास मतलब नहीं था क्योंकि ये बड़ा खतरनाक रास्ता था, ठंडा क्षेत्र, ठंडा प्रदेश सोचिए। तो इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं होता था। मुख्यतः किस रास्ते का इस्तेमाल होता था आपका, इन दो रास्तों का ही इस्तेमाल होता था व्यापार करने के लिए। कौन कौन से मार्ग, एक हो गया फारस की खाड़ी वाला और एक हो गया लाल सागर वाला रास्ता। समझ में आ रही है? अब प्राचीन समय में ऐसे ही व्यापार होता था। मैं प्राचीन समय की बात कर रहा हूं, मतलब कब की, तो मैं बात कर रहा हूं ये मौर्योत्तर काल के बारे में, ठीक है, गुप्त काल के बारे में। मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में जो व्यापार होता था, लगभग आप मान के चल लो कि 300-400 ईस्वी में व्यापार जो होता था वो इन मार्गों से होता था। हमारे पूर्वज कितना पहले इन मार्गों से व्यापार करते थे। हुआ क्या, हुआ ये कि आगे चल करके आपको पता है सऊदी में 570 ईस्वी में जन्म हुआ, किनका, मोहम्मद साहब का। और जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो मोहम्मद साहब ने नए धर्म के आदर्श लोगों को सिखाने शुरू कर दिए। सामान्य तौर पर इस्लाम के आदर्श लोगों को सिखाने शुरू कर दिए। इससे पहले सऊदी में जो पूजा होती थी वो मूर्ति पूजा होती थी, लोग बुत परस्ती करते थे। वहाँ पर कुछ स्थानीय देवियों की पूजा होती थी, उनकी मूर्तियों की पूजा होती थी। सामान्य तौर पर उन्हें अल्लाह की पुत्रियाँ मान करके पूजा जाता था। लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा कि बुत परस्ती गलत है। उन्होंने सब चीज़ों को गलत साबित करके कुछ नए आदर्श दिए, और सामान्य तौर पर वही आदर्श जो है वो इस्लाम का आधार, मतलब आधार बने। वही आदर्श जो थे वही इस्लाम का आधार बने। तो यहाँ पर उदय किसका हो गया, सऊदी में उदय हो गया इस्लाम धर्म का। अब आगे चल के क्या हुआ, यहाँ से इस्लाम धर्म फैलना शुरू हो गया। अब जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चला गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बाद में उनके नेतृत्वकर्ता आए, उनके बाद में जो गद्दी पर बैठे, तो अबू बकर उनके बाद गद्दी पर बैठे, फिर उमर बैठे, फिर उस्मान बैठे, ऐसे बने खलीफा बने।
धीरे धीरे क्या हो गया आज कि जो मोहम्मद साहब ने जो एक तरीके से सल्तनत शुरू करी थी वो धीरे धीरे वो साम्राज्य में कन्वर्ट हो गई। और सामान्य तौर पर इस सऊदी अरब से यहाँ पर एक नए साम्राज्य का उदय हो गया और उस साम्राज्य का नाम हुआ ओटोमन एम्पायर। तो यहाँ पर एक साम्राज्य का उदय हो गया जिसका नाम हुआ ओटोमन एम्पायर या ओटोमन साम्राज्य। एक्चुअली ये साम्राज्य जो निकला है ना, ये उस्मान से निकला है। उस्मान, उस्मान, ओस्मान, ओटोमान, यानी ये उस्मान का ही विकसित रूप है ओटोमन। तो यहां पर एक राज्य का उदय हो गया जिसका नाम हो गया ओटोमन एम्पायर। समय के साथ इस ओटोमन एम्पायर ने अपनी सीमा बढ़ानी शुरू कर दी और फाइनली 1453 में इस ओटोमन एम्पायर ने अधिकार कर लिया कुस्तुनतुनिया पर। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अब आप कहेंगे जी कुस्तुनतुनिया क्या है? कुस्तुनतुनिया वो क्षेत्र है जहां से ये दोनों ही मार्ग होकर के जा रहे हैं, यानी अब इन दोनों मार्गों पर किसका नियंत्रण हो गया? इस ओटोमन एम्पायर का हो गया, क्योंकि इन्होंने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और कुस्तुनतुनिया प्रमुख क्षेत्र था तुर्की वाला क्षेत्र। दोनों ही मार्ग यहां से होके जा रहे थे। तो अब जब ओटोमन एम्पायर के नियंत्रण में दोनों ही मार्ग आ गए तो अब इन लोगों ने इन रोमन साम्राज्य के लोगों को रोक दिया व्यापार करने से। 1453 में इन्होंने कहा अब तुम व्यापार नहीं हम करने देंगे। अब ये लोग क्या करते थे? यहां के लोग, ये ठंडा क्षेत्र है, ये लोग भारत से खास तौर पे जो सामान लेकर के जाते थे वो जाते थे मसाले वगैरह। वहां पर हमारे यहाँ के मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि मसाले के कई सारे इस्तेमाल होते हैं। एक तो भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं मसाले, दूसरी वास्ता ये जो लोग गोश्त खाते हैं वो गोश्त लंबे समय तक चल पाता है मसालों से। तो ये बेचारे बिलबिला गए यूरोप के लोग, ये कि यार हमें सामान कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा। और इस ओटोमन एम्पायर के लोगों ने, खास तौर पे तो मुस्लिम लोग थे, तो इन लोगों ने कह दिया हम व्यापार नहीं करने देंगे। अगर हम व्यापार करने देंगे तो हाँ एक चीज और है, हम बीच में प्रॉफिट कमाएंगे, यानी इधर से सामान लेकर के हम देंगे वहां पर तो बीच में हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो बीच में ये काम शुरू कर दिया इन लोगों ने और इधर से व्यापार करने पर इन्होंने रोक लगा दी। तो अब इनको केवल एक ही चीज चाहिए, इनको चाहिए भारत, इनको चाहिए भारत। इन्हें पता है कि भारत है, बस समस्या यह है कि रास्ता बंद हो चुका है भारत जाने का। तो अब ये ढूंढ रहे हैं भारत को, और ये बात है 15वीं शताब्दी की। तो 15वीं शताब्दी में एक चीज शुरू हुई, 15वीं शताब्दी में भारत की खोज शुरू हुई। अब एक चीज ध्यान रखना, ये खोज भारत की नहीं थी, ये खोज भारत तक पहुंचने वाले नए रास्ते की थी, कि एक ऐसा रास्ता जो भारत पहुंचा दे, वो इन दोनों से अलग हो। क्योंकि ये ओटोमन एम्पायर से गुजरना नहीं चाहते थे, इन्हें पता था कि अगर वहां से गुजरेंगे तो बड़े पैमाने पे चुंगी वसूलेगा ओटोमन एम्पायर। तो इस संबंध में जो पहला काम किया भारत की खोज करने के लिए, जो पहला काम किया वो किया पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने 1487 में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। अब मेन बात क्या है कि इस समय पर भारत की खोज ये लोग कैसे कर सकते थे, इन्होंने कैसे सोच लिया कि हम लोग नया रास्ता खोज पाएंगे। एक्चुअली इस समय तक जो है ना कुछ चीजों का विकास हो चुका है, जैसे दिशा सूचक यंत्र, जिसे बोलते हैं आप लोग सामान्य तौर पे क्या बोलते हैं, कंपास, ठीक है, उसका विकास हो चुका है। जहाज का विकास हो चुका है, जहाज रानी का विकास हो चुका है, यानी जहाज वगैरह सागर में चलने शुरू हो गए हैं। तो पुर्तगाल ने पहला रिस्क लिया। पुर्तगाल ने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम नए रास्ते भारत तक पहुंचने वाले नए रास्ते की खोज करेंगे, और हमें अगर वो नया रास्ता पता चल गया तो हम किसी को नहीं बताएंगे।
वहाँ जाया करेंगे, भारत से सामान लाया करेंगे और यहाँ बेचा करेंगे। और अभी तक जो रोम बाजार बनता था भारत की वस्तुओं का, वो बाजार क्या बनेगा? वो बनेगा पुर्तगाल। ऐसा पुर्तगाल ने सोचा। तो पुर्तगाल ने पहला अपना जहाजी बेड़ा यहाँ से निकाल दिया। पुर्तगाल से बेड़ा निकला यहाँ से, और ये यहाँ से होता हुआ सीधा जहाज जो था वो यहाँ से होता हुआ इस तरीके से आया, और ये बार्थोलोम्बो डियाज यहाँ से आते आते किनारे किनारे आया, और ये पहुँचा यहाँ अफ्रीका। यह है साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है क्या? केप टाउन। यहाँ पर ये, तो यहाँ एक जगह है, नाम है केप टाउन। तो ये कहाँ तक पहुँचा? केप टाउन तक पहुँचा। फाइनली इसे लगा था कि भारत मिल जाएगा, बहुत लंबा चला, चलने के बाद इसको भारत नहीं मिला। तो हुआ क्या, यहाँ से वापस लौट गया। तो यहाँ से ये दोबारा वापस चला गया, और पुर्तगाल ने अपनी हार मान ली। उसे लगा कि हम नहीं खोज पाएंगे। तो एक प्रयास तो पुर्तगाल ने कर लिया। अब पुर्तगाल के साइड में है स्पेन। दूसरा प्रयास करा स्पेन ने। कब करा? 1492। और इसने किसको भेजा? कोलंबस को। तो इन्होंने चुना कोलंबस को कि भाई देखो, कुछ भी करना है लेकिन भारत को खोज के आना है, कहां पर है और क्या है क्या नहीं। तो इस समय क्या था ना, ज्योग्राफी से जुड़े भी कुछ सिद्धांत विकसित हो चुके थे। ये पता चल चुका था कि पृथ्वी गोल है। तो कोलंबस ने यह सोचा कि अगर पृथ्वी गोल है तो सिंपल सी बात है, हम यहां पर हैं और भारत यहां पर है, तो हम ऐसे जा रहे हैं तो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर पृथ्वी गोल है और हम ऐसे जाएंगे तो भी तो इंडिया तक पहुंच ही जाएंगे। गोल चीज पे तो आप इधर जाओ या इधर जाओ, आपको घूम के आना ही है। तब कोलंबस ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें, हम इधर उधर जाने से भटकने से बेहतर है कि हम सीधा किधर निकल ले, हम निकल लेते हैं इस साइड। तो ये यहाँ से स्पेन से अपना जहाज लेकर के ये निकल गया इस साइड। और जब ये यहाँ पर पहुँचा तो इसको लगा कि मैं इंडिया आ गया हूँ, लेकिन ये पहुँचा कहाँ पर? अमेरिका। और जाने अनजाने में इससे किसकी खोज हो गई? अमेरिका की खोज हो गई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता भी है कि अमेरिका की खोज जो है वो किसने करी थी? कोलंबस ने करी थी। वो तो जाने अनजाने में हुई है, खोज तो ये भारत को ही रहे थे। ठीक है, तो अब क्या होता है? पुर्तगाल ने कोशिश करी, फेल हो गया। स्पेन ने कोशिश करी, फेल हो गया। अब तीसरा फिर से प्रयास किया, और वो फिर से पुर्तगाल ने किया। फिर से प्रयास किया किसने? पुर्तगाल ने। तो ये पुर्तगाल ने प्रयास किया 1498 में, और इन्होंने इस बार भेजा वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा क्या करता है? उसने सोचा कि मैं उसी रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते से ये बार्थोलोम्बो डियाज गया था। तो वो इसी वाले रास्ते से गया, इसी वाले से, और यहां पर रुका। लेकिन इस बार इसने फैसला किया कि मैं आगे भी जाऊंगा। तो यहां से ये आगे भी आया, और जब यहां पर आया तो इस समय पर यहां पर जो लोग व्यापार करते थे वो खास करके मुस्लिम लोगों का अधिकार था व्यापार पर, क्योंकि इस समय तो आप देखेंगे भारत में भी मुस्लिम साम्राज्य है। जो यहां से इस्लाम का उदय हुआ था वो वहां से पूरे चारों ओर इस्लामिक साम्राज्य फैल गए हैं। भारत में भी तो हैं, मुगल हैं। तो भारत में मुगल हो, उससे पहले दिल्ली सल्तनत, तो वो इस्लामिक साम्राज्य पूरे उसमें फैल गए। तो यहां पर जो अधिकार था वो किनका था? वो भी कुछ चेट्टियार और चूलिया मुसलमान थे, वो उनका व्यापार पर अधिकार था यहां पर। फिर भी एक व्यक्ति था, नाम था अब्दुल मनीद। उस अब्दुल मनीद की सहायता से फाइनली ये वास्को डी गामा ये पहुंच गया यहां। ये जगह थी केरल। पहुंचा कहां? केरल। और केरल में एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी उस समय पर, जिसका नाम था कालीकट। कालीकट एक रियासत थी, और यहाँ का जो शासक था वो था जैमोरिन। जैमोरिन। तो वास्को डी गामा पहुँच गया वहाँ कालीकट, और वहाँ का शासक जो था जैमोरिन बड़ा खुश हुआ
कि कोई व्यक्ति बाहर से आया है और हमारे साम्राज्य में आया है, मतलब कितनी ज़्यादा प्रासंगिकता है हमारे साम्राज्य की बाहर, वो बड़ा खुश हुआ। तो वास्को डी गामा भारत आया, उसने सामान देखा यहाँ, बड़ी चीज़ें उसे अजीब लगी, बढ़िया लगी कुछ चीज़ें। तो जाते जाते जैमोरिन ने क्या करा, बहुत सारा सामान उसे बांध दिया कि ये भी ले जाओ, लो ये भी, बकरी खरगोश सब ले जाओ। मसाले वसाले रखवा दिए उसके उस पर जहाज पे, वो ले गया। और यहाँ से वापस ले जा करके ये वास्को डी गामा पहुँचा कहाँ आपका, दोबारा पुर्तगाल। इस समय पुर्तगाल की जो राजधानी थी वो लिस्बन थी। तो अब लिस्बन में जब ये जहाज गया और जो अफवाह मची चारों ओर कि भाई वो भारतीय मसाले आ गए, ये आ गया, वो आ गया, दुनिया भर की चीज़ें आ गई, तो लोग पागल हो गए। यहाँ के लोग रोम के रोग निकल करके भागना शुरू कर दिया इन लोगों ने, किधर, लिस्बन। तो अब पुर्तगाल ने सोचा कि ये तो हमारे पास बड़ी, और सबसे बड़ी बात है कि जितने पैसे का वो सामान वहाँ से लाया था उससे 60 गुना मुनाफा उसे हुआ, 60 टाइम, 60 गुना मुनाफा। कितना लंबा चल के गया है सोचिए, तब भी 60 गुना मुनाफा हुआ है। तो अब पुर्तगाल को लगा कि हमारे हाथ लग गया है खजाना, ये रास्ता किसी को पता नहीं है, रास्ता केवल हमें पता है। तो फिर पुर्तगाल ने क्या करा, पुर्तगाल ने अपनी एक यहाँ पर, अब देखो ना, अब रास्ता तो पता चल गया, तो अब ये क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अपनी कंपनी बनाएंगे एक, और कंपनी बनाने के बाद में फिर यहाँ पर ये भेजेंगे अपने बेड़े, और यहाँ पर आकर के फिर ये क्या बनाएंगे, अपनी कोठी बनाएंगे। कोठी कारखाने, ये क्या थे, कोठी कारखाने का मतलब सामान्य तौर पर गोदाम होता था। यानी यहाँ से कंपनी तो सब विदेशों में बनेगी, कंपनी वहाँ बन गई, और बनने के बाद अब क्या करेंगे, वो कुछ लोगों को यहाँ भेज देंगे, कहेंगे तुम यहीं रहो, तुम्हें क्या करना है, बोले ऐसे गोदाम ले लेने हैं और माल खरीद खरीद के सस्ते दाम में वो इनमें भर के रखना है, हमारा जहाज आएगा माल भर के ले जाएगा। तो ये जो इन्होंने गोदाम लिए, इन गोदामों को ही क्या कहा गया आपका, कारखाने, कोठी, फैक्ट्री, इन गोदामों को ही कहा जाता था। इस तरीके से सबसे पहले भारत में आने वाली कंपनी कौन सी थी, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली लोग भारत में आ गए, इन्होंने क्या करा, यहां पर अपने गोदाम बनाने शुरू कर दिए, अपने ऐसे गोदाम बनाने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते पुर्तगाली इतने स्ट्रांग थे, इनकी नौसेना इतनी स्ट्रांग थी कि इन्होंने पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब फिर तो ऐसा हो गया कि हिंद महासागर के ये बादशाह हो गए, बादशाह। यानी फिर तो ऐसा था कि अगर हिंद महासागर में कोई भी व्यापार करेगा ना, वो इनसे परमिशन लेगा। कहते हैं ना, आप उंगली पकड़वाओगे तो हाथ पकड़ लेंगे, वही ऐसे हुआ, केवल उंगली पकड़वाई जैमोरिन ने। और ये पुर्तगाली वहां से जब इन्हें पता चला तो ये तो भर भर के आ गए। और यहां पर क्या स्थिति इन्होंने मचा दी थी, आप सोच के देखिए कि जो भारत का सुल्तान था ना, अकबर, उसे भी अपने व्यापार के लिए इनसे परमिशन कार्ड लेना पड़ा था, पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था शुरू करी थी जिसे कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था कहते थे। तो सोचिए उसे भी परमिशन लेनी पड़ी इनसे, बहुत हरामी थे। और क्यों नहीं होते, बाहर से आए थे, इनका तो काम ही था शोषण करना। अब देखो यहां पर कुल मिलाकर के ये मैं लिख रहा हूं, ये यहां तो कौन आ गए, पुर्तगाली आ गए। अब यहां पुर्तगालियों के पास, यहां पे ही देखोगे आप, यहां पर है ब्रिटेन, यहां पर है डेनमार्क, बात समझ रहे हैं, यहां पर है फ्रांस। जब इन्हें लगा कि अब पुर्तगाली कंपनी काम कर रही है तो कुछ समय तक तो बाकी सब शांत पड़े रहे, लेकिन 100 साल बाद लगभग उन्हें भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो पुर्तगालियों के बाद फिर डच भारत में आ गए, डच लोग, ये नीदरलैंड के थे। फिर उसके बाद अंग्रेज भारत आ गए, फिर उसके बाद डेनिश लोग भारत आ गए, और फिर एक एक करके आए। यानी कौन कौन आए, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए। कब आए, 1400, हाँ। इनके बाद आए डच, डच लोग जो थे वो नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड के थे ये आए 1605 में। फिर आए अंग्रेज, ये आए 1608 में। फिर आए डेनिश, ये आए
1616 लिख देता हूं, कंपनी की स्थापना हो गई। फिर आए फ्रांसीसी, 1668। अब सोचिए, तो ये इस तरीके से भारत में एक एक करके आए। सबसे पहले कौन आ गए? पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रांसीसी। और फाइनली क्या हुआ, आपस में ये लोग लड़ने लगे, क्योंकि सब तो व्यापारी कर रहे थे ना। तो अंग्रेज सोच रहे थे इन चीज़ों पे हमारा अधिकार हो, इन चीज़ों पे हमारा अधिकार हो, इस पे हमारा अधिकार हो। तो फाइनली क्या हुआ, इन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जैसे अंग्रेज लोग थे तो इनके ज़बरदस्त तरीके से फ्रांसीसी से लड़े, ये अंग्रेज लोग थे, ये ज़बरदस्त तरीके से डच लोगों से लड़े। तो आपस में इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई, और इसमें फाइनली जिसने विजय प्राप्त करी वो थे अंग्रेज। तो इस तरीके से जो अंग्रेजी कंपनी थी उसने जीत हासिल कर ली, और इसी अंग्रेजी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जब तक व्यापार कर रही थी तब तक बढ़िया था, फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जो भारत के राजा थे उन सबके साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे फिर क्या करा, भारतीय राज्य क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से भारतीय सत्ता किसके पास चली गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। तो कैसे कैसे चीजें हुई हैं आप सोचिए। इतिहास में एक एक घटना दूसरी घटना पर आधारित होती है। आज अगर भारत की जो दुर्दशा है उसके कारण क्या है? अंग्रेज है। लेकिन केवल किस घटना के कारण से इतनी स्थिति बदली है? आप कहोगे 1453 की केवल एक घटना, जब ऑटोमन एम्पायर ने किस पर अधिकार कर लिया? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। ना वो करते, ना इन व्यापारिक रास्तों पर अधिकार होता, ना वो इस तरीके से घूम के आते। बात समझ रहे हैं? तो इतिहास की एक एक घटना दूसरी घटनाओं पर आधारित होती है, जुड़ी हुई होती है। तो अब समझ गए आप कि भारत की खोज नहीं हुई थी 15वीं शताब्दी में, भारत को आने वाले रास्ते की खोज हुई थी। ठीक है, चलो बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी का तो?